गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के तहत निकोलो मैकियावेली के जीवन परिचय को देखेंगे। साथ ही निकोलो मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का पुरोधा क्यों कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था और ये इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे। पुनर्जागरण काल के इटली के वह एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। वह फ्लोरेंस रिपब्लिक के कर्मचारी थे। मैकियावेली की ख्याति उनकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। लियोनार्डो दा विंसी की तरह मैकियावेली पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं। वे अपनी महान राजनीतिक रचना द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस और द हिस्ट्री के लिए मशहूर हुए, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1532 में किया गया। हालांकि उन्होंने निजी रूप में इसे अपने दोस्तों में बांटा। एकमात्र रचना जो उनके जीवन काल में छपी थी वह थी द आर्ट ऑफ वॉर। यह रचना युद्ध कौशल पर आधारित थी। अपनी कुटिल राजनीति को मैकियावेलीवाद कहा जाता है। मैकियावेली ने कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है, किंतु अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वाले को नहीं। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता था, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर उस समय की परिस्थितियों, घटनाओं और प्रचलित विचारधारा का प्रभाव पड़ता है और वह अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है। परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक या विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीति व सामाजिक दोषों को आंका तथा जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया। मैकियावेली पर अपने युग का रंग कुछ विशेष चढ़ा हुआ है और इसीलिए उसे यह श्रेय दिया जाता है। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का काल था। इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग में जितना प्रभावित हुए, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उन्हें छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहते तो हो सकता है उनके विचार भी भिन्न होते। यह भी सच है कि यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होते तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं होता जो आज प्राप्त है। प्लेटो, अरस्तु आदि भी अपने काल के शिशु थे। उनका ध्यान भी अपने युग की समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ था। वे भी किसी न किसी रूप में अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे, लेकिन मैकियावेली इन सब बातों में उनसे कहीं अधिक बड़े चढ़े रहे हैं। वह न केवल अपने समकालीन परिस्थितियों से विशेष प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उसका समाधान भी सुझाया। उनके प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक मिलती है। मैकियावेली की सभी प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी आदि समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण हैं। इसी कारण डनिंग का एक कथन अक्षरश लागू होता है कि वह यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। सेबाइन ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था, उतना अधिक
और कोई नहीं जानता था। वह अपने समय की घटनाओं का कुशाग्र बुद्धि विश्लेषक था। जोन्स का मत है कि मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु था। वे तत्व जिन्होंने मैकियावेली पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव डाला, उनके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वे अपने युग का शिशु कहलाए, वो निम्नलिखित हैं। पहला है पुनर्जागरण आंदोलन, जिसे इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ था और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की बात हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ गया था और उसके स्थान पर बुद्धि, विवेक और तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक होता जा रहा था। परलोक चिंतन के स्थान पर इहलोक चिंतन प्रमुख होता जा रहा था। इस काल में व्यापार और छापे खाने की कला, यातायात के साधनों के विकास ने नए जीवन, नई चेतना, नई दृष्टि, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया था। इस तरह पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि वह मध्ययुग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था। फ्लोरेंसवासी होने के कारण मैकियावेली पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उसने उससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में सर्वथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। ऐसे विचार जो सिर्फ नए ही नहीं वरन चौंकाने वाले और नई दिशा दिखाने वाले भी थे। इस और संकेत करते हुए जोन्स कहते हैं कि उनकी कृतियों में उनके युग का वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका सौंदर्य, बौद्धिक तर्कवाद और सांसारिक मर्यादा का निरूपण, उद्गमनात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा पारलौकिकता के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि का औचित्य आदि इतने सारे तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावेली ने अपने विचारों और कृतियों में किया है। ये सारे सिद्धांत पुनर्जागरण की देन हैं, अतः उसे अपने युग का शिशु तो माना ही जाएगा। उसके राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए, उसमें पुनर्जागरण की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा कारण है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उसकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों के सामंतों के हाथ से शक्तियां छीनकर राजाओं के हाथ में दे दी गई थी। यह युग राज्य और चर्च दोनों में और पुरुषों की निरंकुशता का युग था। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावेली की रचनाओं में इन आदर्शों का पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। उसने इटली के लिए एक ऐसे ही शासक की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो और इटली भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। उनकी आकांक्षा थी कि इटली में भी ऐसे ही प्रिंस का उदय होना चाहिए जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजतंत्रों के पुनर्स्थापन की घटनाओं का भी मैकियावेली पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्स में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। तीसरा कारण है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इस समय तक जहां पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना को अपना लिया था। वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था।
नेपल्स, मिलान, रोमन, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस का गणराज्य, ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे। पोप उनके संघर्षों से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे और वे कभी फ्रांस तो कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली के इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के पारस्परिक संघर्ष ने देश को बड़ा दुर्बल बना दिया था और वह आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगा। फ्रांस और स्पेन की आंखें तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और कब इनको फ़ायदा उठा लिया जाए। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। अतः फ्रांस की भांति एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था, ताकि एक तरफ तो देश को अराजक और अशांत स्थिति पर काबू पाया जा सके, दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से उसने प्रिंस की रचना की। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए मेदिची घराने के गुइलियानो से यह आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करे और मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त करे। किंतु उसकी इच्छा 350 वर्ष बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कैबूर और गैरिबोल्डी ने ही पूरी की। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत है। चौथा कारण है इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटालियन समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी। तत्कालीन इटली वासियों में नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का अभाव था। भ्रष्टाचार, दलबंदी, स्वार्थपरता का बोलबाला था। यद्यपि बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की भी कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से सबका ही पतन हो चुका था। स्वयं पोप तक का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघने लग गया था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित काम भी करने को तैयार हो जाते थे। इस तरह मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता साकार रूप ग्रहण करे हुए थी। इस सामाजिक दुर्दशा का उसके मानस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बना और उसने राष्ट्रीय सेना की स्थापना को भी आवश्यक बताया। उसने गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता को महसूस किया। उसने व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और उसे संगठित करना है। अपने इस महान और पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजा उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों को अपना सकता है। उसने अपने युग की सामाजिक दुर्दशा पर काबू पाने के लिए राज्य की महत्ता का आधार भौतिक शक्ति एवं छल कपट दोनों को समझा और इस बात पर बल दिया कि शासक जनता पर प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इटली की शोचनीय अवस्था को देखकर और ज्ञान के पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभावित होकर मैकियावेली ने इटली के एकीकरण एवं स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न देखा और इस स्वप्न का प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन करने के लिए बुद्धि और बल दोनों के उचित समन्वय पर जोर दिया। पांचवा कारण, धर्म और नैतिकता। 14वीं शताब्दी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासितापूर्ण जीवन एवं कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा को ही समाप्त कर दिया था। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने लिखा कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया। उसी स्थिति में सेवानोराला जैसे संत ने चर्च के सुधार की मांग की और नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयास किया। उनकी शिक्षाओं का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव भी पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवानोराला को बंदी बना लिया और उन्हें जीवित जला दिया गया। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। मैकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना के लिए तत्पर रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता
विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। छठा पॉइंट है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण व्यक्ति के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उन पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी और उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न ही वह नैतिक प्राणी है। वह एक पशु के समान है और पशुओं की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन उसके युग में वर्तमान विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित थी और इसीलिए डनिंग द्वारा उसे अपने युग का शिशु, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स की संज्ञा दी गई। फिर भी कतिपय आलोचकों का कहना है कि मैकियावेली ने अपने समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुछ सिद्धांत पहले से ही निश्चित कर लिए और फिर उनको पुष्ट करने के लिए इतिहास से खोज कर उदाहरण दिए। वस्तुतः मैकियावेली ने अपने अनुभवों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया।